पोलराइजेशन ऑफ लाइट। मैंने कल न्यूमेरिकल करने के लिए कहा था, मैंने नहीं किया ना। ये हो रहे हैं, ठीक है, हो रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात, तो नहीं हो रही तो और अच्छी बात है। नहीं करोगे तो और अच्छी बात है, कम से कम मेरी खोपड़ी खराब नहीं करोगे। पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो बेटा बात समझो, सुनो ध्यान से, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान, बहुत ही तुच्छ लेवल का टॉपिक है ये। क्या होती है पोलराइजेशन? देखो, जैसे ये हमारे, ये है न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई को मैं इससे क्या को डिनोट करूं? मैंने कहा जेड, दिस इज द एटॉमिक नंबर, ठीक है। ये न्यूक्लियाई है और इसके चारों तरफ क्या है? ये है ऑर्बिट्स, ठीक। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? ये है फर्स्ट ऑर्बिट 2, इसमें कितने हैं? 8। अरे 2n², ये 8 है। अब एक्स्ट्रा एनर्जी, अबे क्या बाल सा कैसे दिख रहा है मुझे, एक्स्ट्रा एनर्जी लेके ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो समझना ध्यान से, क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है समटाइम बिहेव एज ए वेव और समटाइम बिहेव एज ए पार्टिकल, और when it behave as a particle it always execute to and fro motion about its mean position, ठीक है। ये ऐसे ऐसे मोशन कर रहा है, तो होगा क्या कि जब बाहर निकला तो इसका वाइब्रेशन इसी सेम फेस में और सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से हो रहा है। और जब ये बाहर निकला तो इसी तरीके जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो उनका वाइब्रेशन, मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या रहता है? सेम। और इस तरीके से नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन मिलके क्या बनाते हैं? लाइट। क्या बनाते हैं? लाइट। नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशंस मिलके क्या बनाएंगे? लाइट। तो इसका मतलब लाइट में जो है सभी मोड ऑफ वाइब्रेशंस क्या है? कलेक्टिव मैनर में है। कैसे है? तो इसे हम कहते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट। अब इसमें दो तरीके से है कि लाइट के अंदर जब लाइट मूव करती है, लाइट क्या है बेसिकली? इट इज वन काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है तो ड्यूरिंग इट्स प्रोपेगेशन इट क्रिएट इट्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। क्या बनाती है? अपना खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड और अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड। और जो दोनों फील्ड हैं, जो दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो हमेशा क्या होते हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ऐसे। यानी कि दिस इज द वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये वाइब्रेशंस किसका है? मेरा मैग्नेटिक फील्ड का। क्या है ये? इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट नहीं कर, मीन्स उसका फील्ड वाइब्रेट कर रहा है। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अब हमने इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे किया कि दिस इज द मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो फर्स्ट वन इज along the horizontal axis, second one is in vertical, ठीक है। तो बेटा हम इसे क्या डिनोट करते हैं? हम इसी को रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन है कि हमारे पास एक मोड ऑफ वाइब्रेशन, यानी कि ये है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, दैट इज इंडिकेटेड बाय द डॉट। किससे डिनोट करते हैं? जैसे मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड को इन टू द प्लेन किससे डिनोट करते हैं हम? क्रॉस या डॉट से। ऐसे ही मोड ऑफ वाइब्रेशन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन टू बी डिनोटेड बाय डॉट, और मोड ऑफ वाइब्रेशन परपेंडिक इन टू द प्लेन दैट इज ये। तो ये है हमारा रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब ऑल द वाइब्रेशंस आर इन्वॉल्व, ऑल द वाइब्रेशंस आर इन्वॉल्व इन दिस पिक्चर। फर्स्ट वन वाइब्रेशन इन टू द प्लेन, सेकेंड वन वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब परपेंडिकुलर को तो आप 3D में दिखा नहीं सकते, तो हमने क्या दिखा दिया? डॉट। तो ये भी क्या है? दिस इज आल्सो अनपोलराइज्ड लाइट। ये भी क्या है? हमारी अनपोलराइज्ड लाइट। अब सुनो, जैसे जो ये हमारी अनपोलराइज्ड लाइट है, ये अनपोलराइज्ड लाइट है और ये हमारे पास में एक स्लिट है, समझना ध्यान से। ये स्लिट है, इसको मैंने नाम दिया पोलरॉइड। क्या नाम दिया? पोलरॉइड। क्या नाम दिया? पोलरॉइड।
अब जो हमारे पास मोड ऑफ वाइब्रेशंस है वो बेटे कैसे हैं, वो हमारे पास इस टाइप से हैं, इनटू द प्लेन और परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो जब ये वाइब्रेशन इससे पास होंगे तो क्या हो जाएगा, एक मोड ऑफ वाइब्रेशन तो पास हो जाएगा, वन काइंड ऑफ वाइब्रेशन जो कि इसके पैरेलल है, इस पोलरॉइड की पास एक्सिस, इसे क्या कहते हैं हम, अरे जो ये झर्री दिखाई दे रही क्या है, ये पास एक्सिस, क्या है, पास एक्सिस। और जब ये ऐसे जाएगा तो इसको पास कर देगा, और ये वाला जो वाइब्रेशन है ये रुक जाएगा, रुक गया, एक को रोक दिया और एक को पास कर दिया। तो अनपोलराइज्ड लाइट कैसी हो गई, पोलराइज्ड, कैसी हो गई, ठीक है। जैसे कि ये क्या है हमारा, एक फिल्टर, क्या है ये, फिल्टर, एक वाइब्रेशन को इसने इन किया और एक को आउट। तो यहां पर इसे इस तरीके से ये मेरे पास लाइट आ रही है, और ये लाइट कैसी है, ये अनपोलराइज्ड लाइट है, या तो इसको दिखा दो या इसको दिखा दो, बात एक ही है, ठीक। अब मैंने यहां क्या लगा दिया बेटे, हमने यहां ये लगा दिया पोलरॉइड। तो दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोलरॉइड। अरे पुराने को छोड़ो, अब नया टॉपिक, नया सिलेबस आ गया, उसके अकॉर्डिंग पढ़ो, बहुत सारी चीजें हट गई। अब ये है हमारी पास एक्सिस, क्या है ये, तुम ये सोचो मैं तुम्हें फिजिक्स में पीएचडी कराने जा रहा हूं, ऐसा मेरे कोई शौक नहीं है। ये है पास एक्सिस। अब जब यहां से जब ये पास होगी तो केवल अब इसके पास कौन सा वाइब्रेशन है, जो इस पास एक्सिस के पैरेलल है, और कौन सा एटीन्यूएट हो गया, कौन सा रिमूव हो गया, जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन था। तो अब ये कौन सी लाइट है बेटे, पोलराइज्ड। और चूंकि ये प्लेन में लाई कर रही है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे हम, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या ये, प्लेन पोलराइज्ड। तो ये तो है नेचुरल और पोलराइज्ड, सॉरी अनपोलराइज्ड और अनपोलराइज्ड लाइट। एंड आफ्टर पासिंग थ्रू द पास एक्सिस, किसकी पास एक्सिस, दैट इज पोलरॉइड, दैट इज पोलरॉइड। ये है, ठीक है, नोट कीजिए फटाफट। ये है हमारा, आप सुनो ध्यान से, तो थोड़ा लिखिएगा इसमें फटाफट, लिखो बेटा फटाफट फटाफट। क्या था हमारा, पोलराइजेशन ऑफ वेव्स, पहले हेडिंग लिखिएगा पोलराइजेशन, क्योंकि थ्योरी आएगी, पोलराइजेशन ऑफ वेव्स। लिखिएगा, द वेव्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, द वेव्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज एज ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। जो बोर्ड में आएगा वो लिखा रहा हूं मैं तुम्हें, ठीक है, एज ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड बोथ टाइप ऑफ वेव्स शो रिफ्लेक्शन, कॉमा रिफ्रैक्शन, कॉमा इंटरफेरेंस and diffraction, but the phenomena of polarization, क्या दोबारा बोला है, क्या था हमारा, both type of waves, क्या था, show reflection, comma refraction, comma interference and diffraction, but the phenomena of polarization show only by transverse wave, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखे, नेक्स्ट पॉइंट अंडरलाइन कर लेना, ट्रांसवर्स वेव शो बाय ओनली बाय ट्रांसवर्स वेव। झलक नहीं आई आज, अदृश्य रूप में आती क्योंकि दिखाई देती है। हाँ, ट्रांसवर्स वेव
अब लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, द ट्रांसवर्स वेव इन विच, श्रेया क्या हो गया, तबीयत खराब हो रही है? तुम बहुत खामोश सी नहीं रहने लगी हो, क्या बात है? कुछ तो बात है बेटे। अ ट्रांसवर्स वेव इन विच वाइब्रेशंस आर प्रेजेंट, अ ट्रांसवर्स वेव in which vibrations are present in all direction in a plane perpendicular to the direction of propagation अरे खाली छोड़ो, क्या लिखवाया मैंने? अरे वो माइंड हो गया मेरा, क्या है जरा दोबारा बोलो। अरे छोड़ो डेफिनेशन, सुनो मेरी बात को, ये क्या है? देखो मैं बता रहा हूँ। अरे मैं किताब में देख लूँ मेरे फिर बुद्धि काम नहीं करती। हाँ नजर भी पड़ जाए ना। सुनो, लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन सी होती है बताओ? वेव्स एंड पार्टिकल बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, बोथ आर मूविंग इन, जैसे कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्प्रिंग, क्या है? स्प्रिंग। और अंदर रुक जाए, सबर कर ले, है ना? और जब हमने इसको फोर्स लगा के रिलीज कर दिया तो हमने क्या देखा कि एट सम पॉइंट ये जो है इसकी डेंसिटी पास हो गई, जबकि सम पॉइंट ये अपार्ट, फिर क्या हो गई हमारी पास, फिर क्या हो गई अपार्ट। इसको कहते हैं हम वेव। क्या बोलेंगे इसे? वेव फॉर्मेशन। ठीक। अब इसके केस में ये क्या है हमारे पास, इसे बेटे हम कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? कंप्रेशन। क्या बोलते हैं इसे? कंप्रेशन, कंप्रेशन। और इसे कहते हैं रेयरफैक्शन, RF, रेयर फ्रैक्शन नहीं है, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन, रेयरफैक्शन, RF। ठीक है, तो इसका मतलब ये किसका कॉम्बिनेशन है? CR का, कंप्रेशन रेयरफैक्शन। तो जैसे रस्सी के अंदर जो वेव है वो कौन सी हमारी? वो है ट्रांसवर्स। अब सुनो ध्यान से, ये है रस्सी, ये वेव जा रही है, तो यहां पर इसे कहते हैं क्रस्ट, इसे कहते हैं हम ट्रफ। फिर ऐसे ही ये क्या है? क्रस्ट, ये क्या है? ट्रफ। लोअर एम्पलीट्यूड, अपर एम्पलीट्यूड, तो जो अपर एम्पलीट्यूड है दैट इज क्रस्ट, और जो लोअर एम्पलीट्यूड है दैट इज ट्रफ। तो कॉम्बिनेशन ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ दैट इज ट्रांसवर्स वेव। ठीक। अब सुनो, इट इज द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। ये डिस्टर्बेंस इधर जा रहा है, ये डिस्टर्बेंस, तो ये है वेव प्रोपगेशन, वेव मोशन की डायरेक्शन बेटे ये है। और जबकि जो इसके पार्टिकल हैं, ये पार्टिकल का मोशन है। पार्टिकल का मोशन कैसा है हमारा? बहुत दिनों से नजीला हो रहा है, मतलब वो जो आवाज वैसी आ नहीं रही, मैं जैसे बिल्कुल एकदम तानसेन जैसी आवाज है मेरी। हाँ, तो ये है वाइब्रेशन पार्टिकल का। ठीक है, और ये क्या हमारा? वेव मोशन। तो वेव के मोशन की डायरेक्शन और पार्टिकल का वाइब्रेशन दोनों कैसे हैं? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इसे कहेंगे हम ट्रांसवर्स। क्या बोलेंगे इसे? ट्रांसवर्स। तो ये तो है हमारा ट्रांसवर्स। और इस केस में ये देखो, ये वेव, ये तो हो गई बेटे वेव का मोशन, भाई CR ये ऐसे मान लो। तो ये आ गया वेव प्रोपगेशन या वेव मोशन। और जो पार्टिकल है, इसके जो तंतु हैं स्प्रिंग के, वो उनका मोशन भी कैसा है? सेम, वो भी ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक। तो इसका मतलब ये क्या है हमारा? दैट इज पार्टिकल मोशन, पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन। दोनों क्या है? दोनों एक दूसरे के
अलोंग क्या है, अलोंग वेव प्रोपगेशन या पार्टिकल मोशन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, तो इसे कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल। अलोंग मीन्स लॉन्ग, ठीक है। तो ये आ गया, तुम मैंने फिजिक्स ऐसी कर रखी है, ऐसी याद कर रखी है मैंने फिजिक्स को, छोटे से मूल मंत्र में मुझे पूरी फिजिक्स का चैप्टर पता है। लॉन्गी, तुम्हें सिखाता हूं, तुम मानते ही नहीं हो, तुम सीखते। अच्छा तूने कल क्या खाया था? मैंने कुरकुरे खाए थे हरी चटनी के साथ में। मैं मूल मंत्र बता रहा हूं, वो कुरकुरे और हरी चटनी बता रही है, हो गया काम खत्म। वो कह रहा था हाँ कल वाली तो बड़ी सही थी यार, बस इतनी देर में मूल मंत्र निकल गया। जब पढ़ने की उम्र है, पढ़ने का टाइम है, वो भाजी और कुरकुरों की बात चल रही है। लड़कियों की बात अधिकतर बात क्या होती है, चटमली देगी, छोले कुलचे। मैं तुम्हारे ऊपर कुछ कहा, तुम्हें क्यों हंसी आई? फिर मैं कुछ कहा इससे? तुम भी तो सहभागी हो। सुनो, अरे नहीं बेटा वैसे वैसे मैं कर रहा हूं। सुनो, ये आगे लॉन्गिट्यूडनल, लेकिन समझा करो जो चीज मैं बोलता हूं ना, तो उससे सोचा करो कि आखिर सर ने कैसे याद किया ये, और मैं आपको देता हूं तरीका कि मैंने कैसे याद किया। ऐसे तो याद किया, अलोंग मीन्स लॉन्ग, लॉन्गिट्यूडनल। उसका उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्स। अब तो नहीं भूलोगे। अब ट्रांसवर्स में सभी मोड ऑफ वाइब्रेशन है, परपेंडिकुलर भी है और प्लेन के साथ साथ भी है, तो इसलिए ट्रांसवर्स वेव ही क्या होगी? पोलराइज्ड। और इसमें केवल एक ही डायरेक्शन का वाइब्रेशन है, तो ये पोलराइजेशन शो नहीं करेगा। तो इसमें क्वेश्चन आएगा, लिखिएगा कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन नॉट बी पोलराइज्ड। क्वेश्चन लिख लेना डायरेक्ट, यही पूछा जाता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन नॉट बी पोलराइज्ड, व्हाई? अब इसका आंसर लिखो। हाँ, अरे मैं पूरा लिखा रहा हूं, 2 नंबर में आता है पूछने के लिए आपके यहां पर। लिखेंगे दिस इज बिकॉज, अरे जो चीज बोर्ड में आनी है उसको उसी लैंग्वेज में लिखवा दो, क्या दिक्कत है। दिस इज बिकॉज द वेव्स, बिकॉज दीज वेव्स आर सिमेट्रिकल अबाउट द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। These waves are symmetrical about the direction of propagation. About the direction of propagation. On the other hand, the transverse wave. समझा दो, मैंने दिया, लैंग्वेज ही तो लिखा नहीं है। On the other hand, the transverse waves can be polarized as they do not show any symmetry. On the other hand, the transverse wave can be polarized as they do not show any symmetry about the direction of wave propagation. About the direction of wave propagation. तो इसको दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे? इसमें जो वाइब्रेशन है वेव प्रोपगेशन, आप ऐसे भी भाइया भूल जाएं तो सीधा सीधा कि वेव प्रोपगेशन एंड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द पार्टिकल बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, दैट्स व्हाई द longitudinal waves cannot be polarized. जबकि ट्रांसवर्स वेव में क्या है कि वेव प्रोपगेशन एंड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द पार्टिकल perpendicular to each other. That's why in plane and perpendicular to the plane both are present, both vibrations are present, they forms natural light. ठीक है, अब सुनो ध्यान से। अब बेटे यहां पर सुनो, क्लियर होगी बात या नहीं है? अब यहां से क्या आती है कि कुछ एनालिसिस है जिसके ऊपर न्यूमेरिकल आएगा, वो बता रहे हैं हम आपको। तो मैं फिर लॉ लिखाऊंगा आपको इसका। मैंने कहा ये है हमारे पास, ओहो
सीधी ना जा सकती ये लाइन भी, ये एल, और यहां पर मैंने बना दी बेटे, ये ध्यान रखना, मैं जो ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं ये हमारी पास एक्सिस, पास एक्सिस, और ये है पोलराइजर। आप जब इसको दिखाएंगे तो आप बेंजीन स्ट्रक्चर वाला फॉर्मेट दिखा देंगे, ठीक है, पास एक्सिस। और यहां पर ये है हमारे पास अनपोलराइज्ड लाइट, इसको आप ऐसे भी शो कर सकते हैं, ऐसे। दिस इज द एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट फॉर बेटर एक्सप्लेनेशन। ये हमारा इनटू द प्लेन और ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन वाइब्रेशन डॉट व्हेन इट पासेस थ्रू द पास एक्सिस। ये क्या हमारी पास एक्सिस, तो जब ये इससे पास होगी तो केवल वन टाइप ऑफ वाइब्रेशन कैन बी पास, और अदर टाइप ऑफ वाइब्रेशन क्या हो जाएगा बेटे, ये हो जाएगा, समझना ध्यान से, ये एटीन्यूएट हो जाएगा। लेकिन इसमें एक अड़ंगा लगा दिया प्रैक्टिकल के बेस पर। जब प्रैक्टिकली इसको देखा गया, प्रैक्टिकली देखा गया, तो यहां पर क्या ऑब्जर्व किया गया कि फर्स्ट टाइम व्हेन द वेव्स आर टू बी पासेस थ्रू द पोलराइजर इट्स इंटेंसिटी गेट हाफ। क्या हो जाती है, क्यों, क्योंकि इसका एक वाइब्रेशन तो रुक गया। एक वाइब्रेशन क्या हो गया भाई, मेरे पास 100 वाट का बल्ब की रोशनी आ रही थी और 50 वाट के बल्ब की रोशनी पर मैंने कागज लगा दिया, रहेगी कितनी, 50, तो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी कम होगी, कम होगी, तो कितनी हो गई, यानी कि यदि यहां पर ये जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, यहां से पकड़िए जरा, क्या पता ये कहीं ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, और जब ये यहां जाएगा तो क्या हो जाएगी बेटे, ये इट इज आई नॉट बाई 2। क्या हो जाएगी, आई नॉट, ये आपको याद रखना है। अभी लिखवाऊंगा मैं लॉ ऑफ मेलस और ब्रिस्टल लॉ, दो चीजें आएंगी, तो आई नॉट बाई 2। अब फिर से मैंने क्या लगा दिया यहां पर, यहां लगा दिया एक और पोलराइजर, और इसको मैंने नाम दिया एनालाइजर। क्या नाम दिया बेटे, एनालाइजर। मीन्स हाउ मच द एम्पलीट्यूड एज वेल एज इंटेंसिटी रिमेनिंग आफ्टर पासिंग थ्रू द पोलराइजर, वो कौन बताएगा, एनालाइजर। तो अब मैंने कहा इसकी इंटेंसिटी और कम हो गई, सपोज ये, तो कितनी कम हुई इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन देगा वो क्या है, मेरा एनालाइजर। ठीक, तो ये एनालाइजर विच एनालाइज्ड हाउ मच द इंटेंसिटी एज वेल एज एम्पलीट्यूड ऑफ द लाइट रिमेनिंग आफ्टर पासिंग थ्रू द polarizer, that is analyzer. Analyzer and polarizer both are same device. आगे बात समझना, तो ये डायग्राम है, इसमें और कुछ नहीं करना। आगे लिखिएगा अब, हाँ जी, हेडिंग लिखे है, बेटा हेडिंग लिखे है लॉ ऑफ मेलस। लॉ ऑफ मेलस ये भी पूछा जाता है कई बार, लॉ ऑफ मेलस, MELUS, मेलस। मेलस लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, लॉ ऑफ मेलस, MELUS, मेलस, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, when a beam of completely plane polarized, when a beam of completely plane polarized, completely plane polarized, plane polarized, क्या लिखा है completely plane polarized light passing through analyzer, passing through analyzer, the intensity of light I, capital I, the intensity of light capital I of transmitted light, एक मिनट सॉरी, क्या हो रहा है, intensity of light I is directly proportional to
स्क्वायर ऑफ द एंगल, स्क्वायर ऑफ द कोसाइन एंगल कर लो, स्क्वायर ऑफ द कोसाइन, COSINE, कोसाइन एंगल थीटा। थ्योरी लिखवाना मेरे बस की नहीं, से बताऊं मैं लिखवा पाई पता नहीं क्यों, लिखवानी पड़ती है। आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, ये लॉ है, ये लॉ है। तो आई इज डायरेक्टली, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द एनालाइजर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ना भी याद रहे अपनी तरफ से लिख दो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द एनालाइजर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा, वेयर आई इज, और सॉरी वेयर नहीं, और आई इज इक्वल टू आई नॉट cos स्क्वायर थीटा। आई नॉट क्या है हमारी, इंटेंसिटी ऑफ द मेन लाइट, इंटेंसिटी ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट, आई नॉट इज इंटेंसिटी, ओहो, इंटेंसिटी ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है। अब बेटा बात सुनो ध्यान से, और थीटा क्या है हमारा, एंगल ऑफ पास एक्सिस फ्रॉम, सुनो, एंगल ऑफ पास एक्सिस ऑफ एनालाइजर, लिख लेना है वहां पर, थीटा एंगल ऑफ, ओ बोले, एंगल ऑफ हाँ पास एक्सिस, आज मूड इसलिए खराब हो गया, मैं समझ गया, मैंने मट्ठे के ऊपर चाय पी ली है, खट्टी डकारा नहीं आ रही, बकवास आ रही है। एंगल ऑफ पास एक्सिस, एंगल ऑफ पास एक्सिस ऑफ एनालाइजर, एनालाइजर फ्रॉम, एंगल ऑफ पास एक्सिस ऑफ एनालाइजर फ्रॉम पास एक्सिस of polarizer, ठीक। अब इसका मतलब क्या है, ये बेटा हमारे पास एक्सिस किसकी है, पोलराइजर, ये किसकी है, दोनों के बीच का एंगल क्या है, अरे जीरो, दोनों पहले नहीं है, जरा इतना 12th खत्म होने का, ओ माय गॉड, इतना टिपिकल सवाल पूछा है, तभी मन करता लेफ्ट सूद दिया में। अब हमने क्या किया, इसको हमने ये हमने इसको रोटेट कर दिया, कितने एंगल से, तो बेटा ये है थीटा, आप समझ में आ गए, ये थीटा है, ये थीटा है। सुनो, जब हम, ये दोनों हमारे पास एक्सिस है, ये पास एक्सिस, यहां से जब ये ऐसे तो सारी लाइट पास हो रही है, और जब हम, ये मान लो ये है केवल मात्र जहां मैंने उंगली रखी है इतनी, और जब मैं इसे ऐसे कर दूंगा तो इंटेंसिटी वीक हो जाएगी, यानी कि इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, कम। और यदि मैं इसे बिल्कुल लिटा दूं तो, यदि मैं यहां पर इसको ऐसे रख दूं तो यहां पर नो लाइट, यहां पर नो लाइट, इसे कहते हैं डार्क रीजन, क्या बोलते हैं इसे, in which orientation will the transmitted intensity, in which orientation will the intensity, will the transmitted intensity be number first minimum and number second maximum, नंबर सेकंड मैक्सिमम, ठीक है। अब समझना ध्यान से, क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं और फिर उसके बाद इसको करते हैं। देखिए, ये हमने एक लाइन ड्रॉ की, ऐसा कर लेते हैं, ये बेटे लाइन फॉर द मोशन ऑफ लाइट रे, ठीक है, पाथ ऑफ लाइट रे। और यहां पर ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास पोलरॉइड,
फर्स्ट पास एक्सिस, इसने कहा P2 एंड वो P1 एंड P2 आर प्लेस्ड इन क्रॉस पोजीशन। तो मैं पास एक्सिस को मतलब एक बना रहा हूं, दूसरे को समझने की कोशिश कीजिएगा कि कैसे है। ये है पोलरॉइड, या इसे ही कहते हैं हम एनालाइजर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोलरॉइड एंड एनालाइजर। और इसकी ये क्या है बेटे, ये है हमारी पास एक्सिस। कैसी है? पास एक्सिस। और इन्होंने कहा P1, तो मैंने कहा ये P1 है, और दूसरा क्या है P2। P1 एंड P2 आर प्लेस्ड इन क्रॉस पोजीशन। क्रॉस पोजीशन का मतलब है दोनों ऐसे रखे हुए हैं एक दूसरे से 90 डिग्री। तो इसका मतलब मैंने दूसरा ये ले ली, दिस इज द पास एक्सिस ऑफ P2, और ये हो गया हमारा पोलराइजर। ये है P2, ठीक, ये पास एक्सिस है। और यहां पर हमारे पास क्या है, ये हमारी नेचुरल लाइट, मींस अनपोलराइज्ड लाइट। ये अनपोलराइज्ड लाइट है जिसकी इनिशियल इंटेंसिटी I है। कितनी है हमारी? I, ठीक है, या मैं इसे I0 कह देता हूं, इनिशियल इंटेंसिटी। अब उन्होंने कहा कि अ थर्ड पोलरॉइड P3 इज केप्ट बिटवीन P1 एंड P2। P1 और P2 के बीच में थर्ड पोलरॉइड लगा हुआ है, P1 एंड P2, सच दैट द पास एक्सिस ऑफ P3 इज पैरेलल टू P1। यानी कि इसकी जो पास एक्सिस है वो P1 के तो पैरेलल है। ये समझना ध्यान से, ये मैंने कहा ये है मेरा थर्ड पोलरॉइड P3, पास एक्सिस पैरेलल टू P1। हाउ वुड द इंटेंसिटी ऑफ लाइट I2 मीन्स जो इसे पास करेगा I2 ट्रांसमिटेड थ्रू P2। तो याद रखें जब भी, अच्छा P2 से बात कर रहा है वो, ठीक है, P2 वेरी एज P3 इज रोटेटेड। P3 को यदि मैं रोटेट करूंगा, P3 को यदि हम रोटेट करेंगे तो जो P2 वाली है उसकी इंटेंसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा, ये पूछ रहा है वो, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, एक रूल है इसका, क्वेश्चन ऐसे सॉल्व नहीं होगा ये। मैंने कहा यदि हमने इसकी पास एक्सिस को थीटा एंगल से रोटेट कर दिया, मींस P1 के रेस्पेक्ट में इसकी पास एक्सिस को कितने एंगल से रोटेट किया मैंने? थीटा एंगल से। ये तो P2 के रेस्पेक्ट में कितने एंगल से रेस्पेक्ट होगी, वो कितने एंगल से रोटेट होगी? 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये दोनों कैसे रखे हुए हैं? परपेंडिकुलर, यानी क्रॉस पोजीशन। तो यदि ये इससे P3 थीटा एंगल बना रहा है तो P2 से कितना एंगल बनाएगा? 90 माइनस। ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखिए अब इससे क्या कहा है, समझो। लॉ ऑफ मेलस क्या है? तू पहले आ ले। लॉ ऑफ मेलस कि I इज इक्वल टू I0 cos स्क्वायर थीटा। ये किसके लिए गिवन है? दिस इज फॉर एनालाइजर। किसके लिए है? एनालाइजर। ये पोलरॉइड है, पोलराइजर है, ये एनालाइजर है, और ये भी क्या है हमारा? एनालाइजर। तो आपको याद रखना है कि जब भी पहली बार लाइट किसी भी पोलरॉइड से पास होगी तो इसकी इंटेंसिटी जस्ट हाफ हो जाती है। कितनी हो जाती है? जस्ट हाफ। तो यानी कि यहां पर बेटे नई इंटेंसिटी क्या आएगी? जब ये पास हो जाएगी तो इसकी इंटेंसिटी जस्ट हाफ हो जाएगी। आए कृपया शांत रहें, समझाने दें, बिल्कुल सबको पता है हाफ करने का मतलब आधा हो जाता है, ये कोई नई वाली बात नहीं है। और यदि आप बोलोगे तब तो मैं बोर्ड से हट जाऊंगा, मैं आपको बुला लूंगा तुरंत, जब आगे पूरा एक्सप्लेन करें। I0/2, I0/2, ठीक है। अब पहले ये वाला पोलराइजर जैसे मैंने थीटा से घुमाया, थीटा से, तो पहले के रेस्पेक्ट में I0 cos स्क्वायर थीटा कितना आएगा? सुनो अब ध्यान से, अब ये लाइट किससे पास हो रही है? एनालाइजर से। ये क्या है? ये बेटे पोलराइजर है, और ये क्या है?
ये एनालाइजर है और ये भी क्या है, ये भी एनालाइजर है। पॉइंट टू बी नोटेड, मेलस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर एनालाइजर। किसके लिए है? पहली बार जब पोलराइजर से पास हुई तो उसकी इंटेंसिटी जस्ट क्या हो जाएगी, हाफ हाफ। तो अब ये लाइट जब इस एनालाइजर से पास हो रही है तो हमारा क्या लगेगा, मेलस लॉ। तो यानी कि यहां पर जो भी लाइट की इंटेंसिटी है, यहां पर जो भी लाइट की इंटेंसिटी है ना, तो वो क्या हो जाएगी, यहां पर जो भी लाइट की इंटेंसिटी है, मैंने कहा I3 इज इक्वल टू I डैश मान लो इसे, या I1 मान लो। तो I1 वाली लाइट को पास कर रहा है ये I1 cos स्क्वायर। अभी नोट मत करना, कोई बता रहा हूं मैं, सारा गलत कर दूंगा नहीं तो, पहले समझ लो। और ये किससे पास हो रही है, ये P3 से पास हो रही है, किसके रेस्पेक्ट में, क्या बात है, कोई बात है, पास क्यों रहा है, मैंने रेप्टा सूझ दूंगा भी मैं। और यहां से जब पोलराइड P2 से पास होगी तो कितना एंगल बनाएगी, 90 माइनस थीटा। तो दो पॉइंट याद रखने हैं, एक पहली बार जब पास होगी तो कॉस स्क्वायर थीटा, और दूसरी बार होगी तो, ठीक, अब लिखिएगा इनिशियली, बेटा सॉल्व भी ऐसे करना है, ये जनरल एक्सप्रेशन है, जनरल क्वेश्चन। इनिशियली व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट passes through the axis of P1, ये क्या है, दिस इज पोलराइजर। द इंटेंसिटी बिकम हाफ। क्यों? क्योंकि बेटे अब ये लाइट कैसी हो गई, यहां पर पोलराइज्ड हो गई, यानी कि एक वाइब्रेशन इसका खत्म हो गया, इसलिए लाइट की इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, हाफ। तो इंटेंसिटी बिकम I0/2, ठीक है। अनपोलराइज्ड लाइट I0 कर लेना, अनपोलराइज्ड लाइट I0 passes through the axis of P1, पोलराइजर, द इंटेंसिटी बिकम्स हाफ। अब यहां पर हमने इसको नाम दे दिया I1, कितनी है, तो इसका मतलब हमारे पास इंटेंसिटी क्या है, I1 इज इक्वल टू I0/2, I0/2। अब दूसरा पॉइंट, बाय द ओरिएंटेशन ऑफ P3, P3 बाय एन एंगल थीटा as respect to P1 क्या होगी, द इंटेंसिटी I2 दैट इज इक्वल टू I1। P3 घूम रहा है ना, P3 घूम रहा है, I3, हाँ, P3 को घुमाया ना मैंने, हाँ, तो क्या आएगा, बीच में बोला मत, गलत कर दूंगा नहीं तो खाना खा। I3 बराबर किसकी इंटेंसिटी, हाँ ठीक है, तो I1 cos स्क्वायर थीटा, किसके अकॉर्डिंग, बाय मेलस लॉ, दूसरा पॉइंट। अब किसके रेस्पेक्ट में देखेंगे, विद रेस्पेक्ट टू P2, तो थर्ड पॉइंट, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यहां ये दिमाग नहीं लगा ना, वो वहां रखा है, ये यहां रखा है, तो मतलब नहीं है उससे। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एज रेस्पेक्टिव टू P2, तो P2 के रेस्पेक्ट में कितना एंगल से घूम रही है, क्या आएगी, I2 इज इक्वल टू I3 को घुमाएगा वो, I3 कॉस को किसको पास करेगा, वो I3 वाली लाइट को किसको पास करेगा, जो I3 वाली है। तो
I3 cos स्क्वायर 90 माइनस और cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो दैट इज इक्वल टू I3 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 3 पॉइंट हैं, इनको याद रखना है आपको। नोट कीजिए फटाफट। हो गया ये I3 लिखो रहा है, एक सेकंड क्या है, I3 बराबर वो I2 बराबर I3 cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। देखिए लिखा है I2 बराबर, अरे सही है, ठीक है, ये आ गया, ये आ गया। अब बेटा I3 की वैल्यू क्या है, I3 बराबर I1 cos स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज I2 इज इक्वल टू I1 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब रहो, इसको क्या लिख सकते हैं हम, I1 4 से डिवाइड और 4 से मल्टीप्लाई साइन थीटा, नहीं अभी रुक जाओ तुम जबरदस्ती रुक जाओ एक मिनट, मुझे लिख दे 2 साइन थीटा कॉस थीटा बनाया मैंने इसे, और इसका यदि होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये बात तो एक ही है। अरे 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ऑलरेडी इन्वॉल्व है, तो डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। और साइन I1 साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा अपॉन 4, 2 थीटा का स्क्वायर, साइन स्क्वायर 2 थीटा, साइन स्क्वायर 2 थीटा क्या आएगा, साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन 4, और ये हमारी क्या आ गई I2। तो और I3 क्या आई थी हमारी, हाँ अब सुनो, एंड सिंस I1 इज इक्वल टू I नॉट बाई 2, I नॉट बाई 2, तो क्या आएगा I2 इज इक्वल टू I नॉट साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन 8, और I3 इज इक्वल टू I3 क्या थी हमारी I1 cos स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अरे बोलो, I नॉट बाई 2 cos स्क्वायर थीटा, बस यही तो है, cos स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से आपको I नॉट, वो I1 I2 I3 इन तीनों के रिजल्ट याद रखने हैं। कब, when third Polaroid placed in between P1 and P2, P1 and P2 रख पाओ तो ठीक है, तो कोई बात नहीं है ना। हाँ, कौन सा कुंभ का मिला अगले साल फिर रखेंगे। समझ में आ गया, ये डेरिवेशन आपके बोर्ड के एग्जाम में आएगा बेटे, ये डेरिवेशन था, ये क्वेश्चन की फॉर्मेट में क्या था आपका डेरिवेशन, और ये डेरिवेशन अब तक कुल मिला के 9 बार पूछा जा चुका है बोर्ड के एग्जाम में, और ये जब भी आएगा तो 3 नंबर से कम नहीं आएगा, हो सकता है पैसेज में आ जाए या 5 मार्क्स में आ जाए, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहां से बनेगा हमेशा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए मैं यही लिख दे रहा हूं, देखो I1 इज इक्वल टू I नॉट बाई 2, ये ठीक है। तो ये फार्मूले आपको याद रखने हैं फॉर ऑब्जेक्टिव एंड कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब क्या कहा इन्होंने, देखो कि ड्रॉ ए इंटेंसिटी कर्व। अब जरा बताओ इंटेंसिटी वर्सेस थीटा, हाँ जी, I नॉट बाई 2 तो कांस्टेंट है, ये तो चेंज हो ही नहीं सकता, इसका मतलब I नॉट तो मैक्सिमम है, और जब हमने P3 को ओरिएंटेशन दिया तो क्या आ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा। पूछा किसका है इसने, ड्रॉ द इंटेंसिटी I2 का मतलब ये रहा, I2 का मतलब ये है। अब जरा बताओ मुझे कि यदि हम साइन का कर्व ड्रॉ करते हैं किसके रेस्पेक्ट में, साइन थीटा का, यदि साइन थीटा का ग्राफ होता है तो यही तो होता है, ये साइन स्क्वायर थीटा,
साइन स्क्वायर थीटा का ग्राफ क्या होगा? तो साइन स्क्वायर थीटा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी कि ये वाली लाइन नीचे आ जानी चाहिए। ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा का ग्राफ। साइन स्क्वायर 2 थीटा, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यदि 45 है और साइन तो 90 हो जाएगी। अब समझो ध्यान से, इसका जो ग्राफ है हमारा साइन स्क्वायर 2 थीटा का ग्राफ, यानी कि हम इसे फुल वेव फॉर्म में भी ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, और इसको इस तरीके से भी जैसा कि बुक में दिखाया है कि साइन स्क्वायर थीटा हो, साइन स्क्वायर 4 थीटा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्राफ किसका ले लेंगे हम? तो यहां पर बच्चों ध्यान रखना, यदि ग्राफ हमारे पास में ये फुल वेव फॉर्म है, और फुल वेव फॉर्म कैसी है? ऑलवेज पॉजिटिव। कैसी है? यानी कि नेवर नेगेटिव। तो इसका ग्राफ जो बुक में दिया जाता है वो ऐसे ही, नेवर पॉजिटिव, वो सॉरी नेवर नेगेटिव। तो ये किसका ग्राफ है हमारा? दिस इज I2 वर्सेस थीटा, I2 वर्सेस थीटा, ये ग्राफ है। तो ये नहीं बनाना आपको, कौन सा वाला? ये नहीं ड्रॉ करना है, जबकि आपको क्या ड्रॉ करना है? ये I3 का पूछता तो अच्छा, तुम बहुत खूबसूरत हो, खाना सजा दूं तुम्हारी पूजा के लिए मैं भी। ये किसका है? कॉस का। तो ये कहां से स्टार्ट होगा? ये ग्राफ ऐसे हो जाएगा, ये नीचे का क्या हो जाएगा? खत्म। ठीक। तो जेई वगैरह में, एडवांस वगैरह में जो ग्राफ पूछे जाते हैं वो इस बेस पर पूछे जाते हैं। ठीक है, ये ग्राफ है। अब क्या पूछ रहा है वो बेटे कि इन विच ओरिएंटेशन विल द ट्रांसमिटेड इंटेंसिटीज मैक्सिमम और मिनिमम। तो बताओ जरा, इंटेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड है? थीटा के ऊपर। अरे किसके ऊपर डिपेंड है? थीटा के ऊपर। तो यदि हम बात करें I1 की, तो I1 रिमेन्स सेम, चाहे आप पोलरॉइड 3 को कितना भी घुमाइए। I1 कौन सी लाइट है? I1 कौन सी लाइट है? जो पोलरॉइडर से पास हो रही है, और ये इज इंडिपेंडेंट टू थीटा, इंडिपेंडेंट टू थीटा, यानी कि ये तो चेंज हो ही नहीं सकती। कौन सी मैक्सिमम और मिनिमम होगी? जो एनालाइजर से पास हो रही है। किससे पास हो रही है? तो बेटा एनालाइजर से। देखिए, एनालाइजर से पास होने वाली लाइट ये है, फर्स्ट वन। ओहो, हाँ जी, एक तो हमारी लाइट ये है और एक ये है। तो बताओ I2 इज इक्वल टू, यदि थीटा की वैल्यू 0 है तो ये मिनिमम हो जाएगी 0, और ये मैक्सिमम, ये मैक्सिमम। और यदि थीटा की वैल्यू 90 है तो ये मैक्सिमम हो जाएगी और ये मिनिमम। आगे बात समझो, इस तरीके से आपको एक्सप्लेन कर देना है। अरे नहीं आई, यदि हमारा थीटा कितना है? 0। थीटा 0 होने का मतलब, सांची, थीटा 0 होने का मतलब बेटा क्या है? आप क्या समझते हैं थीटा 0 होने से? मैंने रैप्टर सुन दूंगा भी मैं 0 है। अच्छा, और क्या? स्ट्रेट लाइन। ये क्या होगा? थीटा बराबर 0 ले स्ट्रेट लाइन। क्या थीटा बराबर 0? थीटा बराबर 0 का मतलब क्या है? किसके पैरेलल? P1 के पैरेलल। थीटा बराबर 0 का मतलब है पास एक्सिस ऑफ द P3 इज पैरेलल टू एंड परपेंडिकुलर टू। ठीक है, और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री का मतलब कि परपेंडिकुलर तो ठीक है कि पास एक्सिस ऑफ P2 वो पास एक्सिस ऑफ P3 परपेंडिकुलर टू P1 एंड पैरेलल टू P3, पैरेलल टू P2। ठीक, लिखवाऊं? कर लोगे? हो जाएगा। एक क्वेश्चन लिखें, चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। ना आया तो कोई बात ना है, अब छोड़ो, अब आने का भी ना है। देखो, 3 आइडेंटिकल पोलरॉइड, 3 आइडेंटिकल पोलरॉइड, 3 आइडेंटिकल। यदि क्वेश्चन जेई में आएगा तो ऐसा आएगा, नीट में आएगा तो ऐसा आएगा जो अब बता रहे हैं। ये तो हो गया जनरल एक्सप्रेशन। क्या हो गया? ये याद कर जाना, लिख लो इस पर। 2024 कन्फर्म बोर्ड के एग्जाम में आ रहा है ये पूरा डेरिवेशन जो मैंने कराया अभी। लिखिएगा 3 आइडेंटिकल पोलरॉइड,
3 identical Polaroid P1, P2 and P3. P1, P2 and P3 are oriented. P1, P2, P3 are oriented so that the path axis of P2 and P3 are inclined at an angle of 60 degree and 90 degree respectively. Are inclined at an angle of 60 degree and 90 degree respectively with respect to path axis of P1. Full stop. With respect to P1, full stop, a monochromatic source of intensity I naught, I0 kept in front of Polaroid sheet P1. Find the intensity of light observed. By observer O1, O2, अरे O1 वो वाला नहीं सिखा हुआ, O1, O2 एंड O3, ठीक है। ये है, सुनो ध्यान से कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पाथ फॉर द प्रोपगेशन ऑफ लाइट, ये है पाथ, और यहां पर मैंने रख दिए 3 पोलरॉइड। क्या क्या है पोलरॉइड? ये फर्स्ट पोलरॉइड P1 है, और इन्होंने क्या 3 आइडेंटिकल पोलरॉइड शीट P1, P2, P3 आर ओरिएंटेड सो दैट पाथ एक्सिस ऑफ P2 and P3 आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। P2 की कितना बना रही है? P2 P1 के रेस्पेक्ट में कितना इंक्लाइंड है? 60 डिग्री। ये है P2, एंड P3, हाँ ठीक है। और P3 क्या है? 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब P1 के रेस्पेक्ट में 90 डिग्री का मतलब ये P3, ठीक है। अब यहां पर क्या रखा है? यहां रखा है एक सोर्स, देखो पढ़ लो, मेरे तो मेरी बहुत याद आएगी, खास तौर से लड़कियों को जब वो बर्तन मांज रही होंगी और हाथ काले हो जाएंगे, काश पढ़ लिए होते, याद असर की बात मान ली होती। और लड़कों को जब वो ई रिक्शा में धक्का लगा रहे होंगे बैटरी खत्म होने के बाद, कि काश पढ़ लिए होते, जो कह रहा टम्पू बढ़िया रहेगा, कम बखत मतलब ई रिक्शा में धक्का लगाने के तैयार है, हाँ ठीक है बेटा पढ़ लो, है ना। मैं कितना बढ़िया तरीके समझा रहा हूं। ये आ गया, ये I0 है। बोलो यहां से कितनी लाइट पास होगी? यहां से पोलरॉइड P1 करेगा तो कितनी आ जाएगी? यहां पर I0/2। अब ये बताओ, यहां पर मैंने कहा I2 कितनी होगी? ये तो हो गया I1, तो I1 इज इक्वल टू I0/2 और I2 इज इक्वल टू, हाँ I2 इज इक्वल टू I1 cos स्क्वायर 60, cos स्क्वायर, क्योंकि I1 से कितना एंगल बना रहा है? 60। और I3 तो यह आएगा I2 cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा यानी कि 60, 90 माइनस
थीटा। ठीक है, तो बोलो क्या आएगा, I1 cos स्क्वायर 30। अच्छा, कितना आ गया, I1 कितना है, I0/2 cos 60 की वैल्यू हाफ, हाफ का स्क्वायर कितना आ गया, I0/8, I0/8 और I2 I0/8 है, I0, अरे ठीक है, ये अभी तो जरूर उसको भी करेगा, I2 बेटे सुबह से खोपड़ी मारेगा ना, पता चल जाएगा I3 क्या होती है, कभी डाइलेक्ट्रिक भाग जा, कभी कंडक्टिंग कर दे, क्या गया, इंटू cos स्क्वायर 30, cos 30 और √3/2 का होल स्क्वायर, ये आ गया, कितना आ गया, 3/32 I0 आंसर। अरे आया नहीं आया समझ में, बेहतरीन तरीके से आ गया। सारे क्वेश्चन कर लेना IIT एडवांस तक के, उसके ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन रुक जाए, बस दिमाग लगा करना, बिना दिमाग मत करना।